नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 4। इसी सीरीज में पार्ट 1 to 3 मैं बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से और जरूर देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। ये सभी क्वेश्चंस पहले तेलंगाना के असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आंध्र प्रदेश एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए और इस एग्जाम से जुड़ी हर तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पर कम से कम 3 और दोस्तों को शेयर करें। और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है, पर गुरु दक्षिणा जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 1। The city of Freiburg in Germany became known as the environmental capital as far back as 1992. Which of the following policies was part of the new agenda? तो जर्मनी में एक शहर है फ्रीबर्ग, जो कि इन्वायरमेंटल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया था 1992 में, 1992 में। तो इनमें से कौन सी पॉलिसी की वजह से वो इन्वायरमेंटल कैपिटल डिक्लेयर किया गया था? 1. Restoration and preservation of water bodies to secure clean drinking water. मतलब कि वाटर बॉडीज की सुरक्षा के लिए और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए। 2. अफॉरेस्टेशन इन एंड अराउंड द सिटी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। शहर के इर्द गिर्द पेड़ लगाने की प्रक्रिया हुई, वृक्षारोपण हुआ तो एसिड रेन का इफेक्ट कम हुआ उसकी वजह से। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्मॉग एंड ओजोन वार्निंग सिस्टम। स्मॉग और ओजोन वार्निंग सिस्टम वहां इंप्लीमेंट किया गया था इसलिए। या 4. कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट म्युनिसिपल फोटोवोल्टेइक पावर। फोटोवोल्टेइक मतलब सोलर पावर प्लांट म्युनिसिपैलिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए बनाया गया था इसलिए। इनमें से कौन सा कारण है? तो करेक्ट रीजन इज 3. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्मॉग एंड ओजोन वार्निंग सिस्टम। स्मॉग मतलब स्मोक प्लस फॉग, और ओजोन जो कि स्मॉग का ही एक कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं, लोग मर जाते हैं। और उसका वार्निंग सिस्टम कि स्मॉग अब आने वाला है, इस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो रही है या पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया कि स्मॉग अब होने ही वाला है, उसका एक वार्निंग सिस्टम उस शहर में इजाद किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया 1992 में ही, और इसलिए उसको इन्वायरमेंटल कैपिटल डिक्लेयर किया गया। और जब मैंने गूगल किया फ्रीबर्ग जर्मनी को, तो ये इस तरह से सिटी इन जर्मनी फ्रीबर्ग, ये उसका फोटो आया। ठीक है, और ये जर्मनी में ये शहर है। ठीक है, मैं चाहती थी कि आप देखें कि ये कहाँ है, तो इसलिए ये देखिए हर तरफ पहाड़ है। तो यहाँ जब पहाड़ होता है ना, तो कटोरे की तरह बीच में शहर है और आसपास पहाड़ है, तो उसमें एयर ट्रैप हो जाती है और उसमें स्मॉग फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर स्मॉग वार्निंग सिस्टम ये लगाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। The sustainable development goals are considered the post 2015 global agenda aimed at resolving the social, economic and environmental problems troubling the world. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने बनाए कि जो दुनिया में सोशल, इकोनॉमिक, पैसे की या इन्वायरमेंटल क्राइसिस है उसको कैसे टैकल करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए। व्हाट इज द रोल असाइंड टू सिटीज एंड अर्बन डेवलपमेंट इन दिस न्यू एजेंडा? तो शहरों को क्या रोल मिला है इस एजेंडा के तहत? 1. Cities and urban development is viewed as a key policy area of cross-cutting nature that is relevant in all the 17 goals. कि सिटी और अर्बन डेवलपमेंट एक मेन गोल है, एक मेन पॉलिसी है, जो 17 गोल में 17 टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उन 17 गोल्स में सिटी और अर्बन डेवलपमेंट की बात की गई है, ये सही नहीं है। 2. Urban development is considered in specific targets of some goals like good jobs and economic growth, good health, clean water and sanitation, responsible consumption, clean energy and poverty alleviation. अर्बन डेवलपमेंट को कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हुए दिए गए हैं, जैसे कि अच्छी नौकरी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, क्लीन वाटर, साफ पीने का पानी, सैनिटेशन, स्वच्छता, और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, इस तरह से हम कंज्यूम करें कि नेचर को हार्म न करें, क्लीन एनर्जी, और पॉवर्टी या एलिवेशन मतलब गरीबी को हटाना, ये सब बातें कही गई। तो ये भी सही है या नहीं है बाद में देखेंगे। तीसरा, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज आर कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दस आर अ गोल बाय इटसेल्फ। कि सस्टेनेबल सिटीज मतलब वो सस्टेनेबल क्या होता है कि वो सिटीज जो इकोनॉमिकली भी प्रोग्रेस करे और इन्वायरमेंट को भी डैमेज न करे, वो सस्टेनेबल सिटी होगा। तो सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब कहीं भी जहां लोग रहते हैं उसको कम्युनिटी कहते हैं। शहर भी एक कम्युनिटी है, गांव भी एक कम्युनिटी है। ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप में ही एक गोल है, मतलब कि लक्ष्य ही होना चाहिए कि सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज हो।
सस्टेनेबल सिटीज मतलब वो शहर, हम ऐसे शहरों का निर्माण करें जो कि नेचर को डैमेज ना करें और इकोनॉमिकली और सोशली भी प्रॉस्पर करें, वो ही लक्ष्य है। तो ये सही लग रहा है कि सस्टेनेबल सिटीज का कोई रोल नहीं है, वो सस्टेनेबल सिटीज को बनाना ही लक्ष्य है। ज्यादातर शहरों में नेचर को डैमेज किया जा रहा है, तो उसको ना किया जाए। चौथा है सिटीज एंड अर्बन डेवलपमेंट आर नॉट वर्थ टू बी कंसिडर्ड एज देयर आर टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स। ये बकवास है। सही आंसर इसका होगा 3। Sustainable cities and communities are considered as very important and thus are a goal by itself that we aim to develop sustainable cities and communities. हमको लक्ष्य रखना है कि सारे शहर हमारे सस्टेनेबल हों, यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। ठीक है। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द 3 factors that are seen as crucial in determining the generation of CO2 emission in cities. कौन से 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से CO2 emission होता है शहरों में? 1, लाइफस्टाइल कंजम्पशन पैटर्न और अर्बन फॉर्म, जो हमारी जीवन शैली है, जिस तरह से हम कंज्यूम करते हैं गुड्स और प्रोडक्ट्स को, और जो अर्बन फॉर्म है मतलब जिस तरह से शहर बढ़ रहे हैं। दूसरा है एनर्जी सोर्सेस, जिस तरह से ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी के जो स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। स्पेशल फॉर्म मतलब आसपास की जगह जिस तरह से है। एंड प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पॉपुलेशन, और गरीब लोग जितने हैं उनका प्रोपोर्शन मैटर करता है। तीसरा स्पेशल फॉर्म, जिस तरह से आसपास की जगह है और आसपास की जगह बढ़ रही है। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, एंड लाइफस्टाइल, जिस तरह से हमारी जीवन शैली है। चौथा लाइफस्टाइल्स, स्पेशल फॉर्म्स एंड एनर्जी सोर्सेज। तो चौथा जो उत्तर है वो सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन का रीजन होने के। ये लाइफस्टाइल, जिस तरह से हम जीते हैं, हम गाड़ियों में घूमते हैं, हम एसी चलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। स्पेशल फॉर्म, ठीक है, कि जिस तरह से हमने शहरों को बनाया है कि शहर बहुत फैलते जा रहे हैं, गांव को भी इंक्रोच करते जा रहे हैं, जंगल कट कट के शहर बनते जा रहे हैं, तो स्पेशल फॉर्म। और एनर्जी सोर्सेज, जिस तरह से हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, ये तीनों कारण हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के। ठीक है, आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 4, resilience is one of the central concepts and approaches to prepare cities and their populations for climate related disasters. What does resilience mean apply to climate related disasters in an urban area? तो resilience जो है वो एक मेन कॉन्सेप्ट है, एक मेन मुख्य भूमिका निभाता है कि शहरों को हम क्लाइमेट रेजिलियंट बनाएं। क्लाइमेट रेजिलियंट, उसका तो रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? हम बात करते हैं ना क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर से हम शहरों को रेजिलियंट बनाएंगे, क्लाइमेट रिलेटेड क्लाइमेट चेंज से शहरों को रेजिलियंट बनाएंगे। तो रेजिलियंट का मतलब क्या है, यही पूछ रहा है सवाल में। रेजिलियंट का मतलब वो होता है जो गिर के फिर से खड़ा हो जाए। जैसे कोई इकोसिस्टम है, वहां आग लग गई, लेकिन उससे उस वक्त सब कुछ जल गया, लेकिन फिर 6 महीने के अंदर अंदर एक बारिश हुई और वो इकोसिस्टम फिर से खड़ा हो गया, तो वो होगा रेजिलियंट इकोसिस्टम। कैसे खड़ा होगा फिर से? जैसे कोई इकोसिस्टम था, वो ऊपर से तो जल गया, लेकिन नीचे जो उसके रूट्स है और उसके जो सीड्स है ना, तो जमीन के अंदर जो दब गए, वो नहीं जले और एक बारिश में वो फिर से उत्पन्न हो गए। इसको रेजिलियंट कहते हैं, जो गिर के फिर से खड़ा हो जाए। अब रेजिलियंट और रेजिस्टेंस में क्या फर्क है? रेजिस्टेंट वो होता है जो कि खत्म ही ना हो जल्दी से, जैसे कि आग लगी और वो जल्दी से खत्म ही ना हो, जल्दी से जले ही ना, वो होता है रेजिस्टेंट। और एक होता है रेजिलियंट, कि उस वक्त तो जल गया, उस वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन फिर से खड़ा हुआ। तो ये शहरों को हम रेजिलियंट कैसे बनाए कि अगर कोई क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर आए, तो क्लाइमेट से जो भी नुकसान उसका तुरंत शहर फिर से वापस पहले जैसा हरा भरा हो जाए, पहले जैसे लोग वापस अपने काम पर लग जाए। वो कैसे होगा? तो वो क्या होता है? 1, it refers to the capacity of a city's infrastructure and services to withstand disasters, as well as how communities and institutions are expected to cope with such an event. कि शहर की जो कैपेसिटी, जो क्षमता होनी चाहिए, कि शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पानी, बिजली, सड़क और सर्विसेज जो भी हैं, टैक्सी की सर्विसेज हैं, स्कूल सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, वो डिजास्टर से निपटने के लिए वो तैयार हों, कितनी अच्छी तरह से वो डिजास्टर से निपट सकती हैं। और जो शहर के जितने इंस्टीट्यूशन है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी संस्थाएं, वो कैसे इस डिजास्टर से निपटने के लिए कैसे लैस हैं। ये तो मुझे लग रहा है सही होना चाहिए आंसर ये। और देखते हैं 2, it refers to the adaptive capacity of urban authorities in disaster preparedness and management. कि urban authorities मतलब वहाँ के डीएम, एसडीएम, ये लोग कितना कैपेसिटी है उनकी कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करते हैं। urban authorities की बात की जा रही है। 3, it refers to the reduction of disaster risks and vulnerability of infrastructures and communities. कि डिजास्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी है उसको रिस्क कम कर दें डिजास्टर का, उस पर कम ही रिस्क हो डिजास्टर का। जैसे अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स बनाए कि अर्थक्वेक में गिरे नहीं, एक एग्जांपल होता है रिडक्शन ऑफ डिजास्टर रिस्क का।
4. It is a two-pronged long-term strategy focusing on mitigation of urban carbon footprint and improvements in urban government. कि urban carbon footprint को reduction करना है और urban governance को improve करना है. तो ये climate change resilience का तरीका नहीं है. Climate change resilience का तरीका यही है. It refers to the capacity of cities infrastructure, शहर की मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और सड़क, और services to withstand disasters, कि वो disaster के किसी आपदा के सामने जब ये होगा तो कितना वो खड़ी रह सकती है, कितनी वो क्षमता है उनमें आपदा को झेलने की, शहर की मूलभूत सुविधाओं में, और जो शहर की संस्था है वो कितनी उनमें उसमें कितनी पावर है कि ये इस तरह की आपदा से निपट सके. तो ये होता है रिजिलियंस. तो आंसर इज 1. ठीक है, आंसर 1 यहाँ पर आ गया. क्वेश्चन 4. टर्बिडिटी इन रॉ वाटर. कच्चे रॉ वाटर मतलब अनट्रीटेड वाटर, उसमें टर्बिडिटी होता है मतलब मटमैलापन होता है. उससे क्या होता है? 1. टर्बिडिटी इन रॉ वाटर मेक्स डिसइंफेक्शन प्रोसेस इनइफेक्टिव. डिसइंफेक्शन मुश्किल हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है. 2 results in corrosion. 3 results in odor problems. या 4 results in alkalinity. So any of the 4 could be true, but you have to pick up just one option. So pick up 1. अब सभी सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक ही ऑप्शन चुनना है तो सिर्फ 1 को चुनिए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर. जब भी टर्बिडिटी होगा तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस इनइफेक्टिव हो जाता है. क्यों? पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस या फंजाई, कुछ भी, कोई भी पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, pathogens tend to attach themselves to the suspended particles in turbid water. कि turbid water में क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, और जो पैथोजेंस होते हैं उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं. अब these particles interfere with disinfection by shielding contaminants from the disinfectant. और क्योंकि इन पार्टिकल्स से वो पैथोजेंस चिपक जाते हैं तो जो डिसइंफेक्टेंट है उसका असर उन पैथोजेंस पर ठीक से नहीं हो पाता और पैथोजेंस जिंदा बच जाते हैं. तो इसलिए पार्टिकल्स टर्बिडिटी का होना पानी में सही नहीं है. इसलिए जब भी पानी टर्बिड हो तो पहले कम से कम आप उसको फिल्टर करें और फिर डिसइंफेक्ट करें, तब डिसइंफेक्शन का फायदा होगा. क्वेश्चन नंबर 6. हाइपोक्लोराइड इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट फॉर. हाइपोक्लोराइड वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है सॉरी क्यों? 1. डिसइंफेक्शन के लिए. 2. एक कोगुलेंट के तौर पे. 3. एक ऑक्सिलरी केमिकल, एक एक्स्ट्रा केमिकल आप डाल देते हैं वाटर सॉफ्टनर की तरह या कुछ भी. या 4. कोगुलेंट एड, या कोगुलेशन में मदद करने के लिए. कोगुलेंट नहीं है लेकिन कोगुलेशन में मदद करता है. सॉरी, मेरी आवाज को जरा सा खांसी की वजह से मेरी आवाज थोड़ी खराब हो गई. सही उत्तर है डिसइंफेक्टेंट के तौर पर. डिसइंफेक्शन के लिए हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है, और हाइपोक्लोराइड जो है वो आयन होता है इस तरह से, O- और Cl, और यहाँ पर O- के में कभी कोई हाइड्रोजन आयन H+ या फिर सोडियम अटैच हो सकता है. तो सोडियम हाइपोक्लोराइड हो सकता है या H+ यहाँ पे ऐड हो सकता है. ठीक है. क्वेश्चन 7. मॉटलिंग टीथ इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ. अब मॉटलिंग टीथ क्या होता है? जो दांत होते हैं ना, उन पे पीला या भूरे रंग का निशान होता है, दांत गंदे दिखते हैं, जैसे कि जब पान खाने पर दांत कैसे दिखते हैं वैसे, तो उसको मॉटलिंग टीथ कहते हैं. तो वो किस वजह से होता है? क्लोराइड की वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है, मैग्नीशियम की वजह से होता है, या फ्लोराइड्स की वजह से होता है? टीथ और बोन्स की अक्सर समस्या फ्लोराइड्स की वजह से होती है. ठीक है. मॉटलिंग टीथ इज बिकॉज ऑफ हाई फ्लोराइड concentration in water. Question 8. Infectious hepatitis is a bacterial disease, a protozoal disease, a viral disease, due to blood infection. A viral disease. Hepatitis viral disease है, तो infectious hepatitis again a viral disease. Question 9. Reverse osmosis process can remove only. तो reverse osmosis का जो process है वो सिर्फ क्या हटा सकता है पानी से? turbidity, dissolved solids and bacteria और color. सही उत्तर है turbidity, dissolved solids and bacteria. Reverse osmosis process is the strongest process for cleaning of water and is capable of removing everything from the water and produce distilled water. So reverse osmosis is one of the processes via which you can produce distilled water, and distilled water doesn't have any turbidity, dissolved solids or bacteria. तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ना, वो पानी को साफ करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है. इतना शक्तिशाली है कि turbidity, dissolved solids, सस्पेंडेड सॉलिड तो रिमूव करता ही है, डिसॉल्व्ड सॉलिड भी रिमूव कर देता है, और बैक्टीरिया और सारे पैथोजेंस भी रिमूव कर देता है. अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस. आंसर इज 2. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस और द टेक्नोलॉजी व्हिच इज यूज्ड टू रिमूव आयंस, mineral chemicals and other impurities from drinking water. In this process, greater pressure is applied, forcing the water to travel through the semi-permeable membrane in opposite to natural osmosis. ठीक है. तो एक semi-permeable membrane के थ्रू वाटर को प्रेशर से पास कराया जाता है,
और उससे जो सारे उसमें एक्स्ट्रा जो भी पानी में एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, मिनरल्स, सब रिमूव हो जाते हैं। और आपको उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ मिलता है क्रिस्टल क्लियर डिस्टिल्ड वाटर, और उसके दूसरी तरफ मिलता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सोल्यूशन, जिसमें कि डिसॉल्व सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स, पैथोजन सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी को पास कराया जाता है प्रेशर से। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड वाटर सप्लाई सिस्टम शुड इंक्लूड। एक अच्छे वाटर सप्लाई सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए? 1, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, कि अच्छा पानी दे, क्वांटिटी की खूब सारा पानी दे, अफोर्डेबिलिटी की बहुत महंगा नहीं दे, और रिलायबिलिटी की पानी हमेशा सही समय पर सही मात्रा में आएगा, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है। 2, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ओनली, सस्ता पानी हो और पानी हमेशा लगातार आता रहे, सिर्फ इतना ही। रिलायबिलिटी ओनली, की पानी लगातार आता रहे, कैसा भी पानी हो। 4, क्वांटिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ओनली, कि बहुत सारा पानी आए और सस्ता पानी आए, नहीं। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड वाटर सप्लाई सिस्टम शुड बी क्वालिटी, गुड क्वालिटी वाटर, quantity, lots of water, affordability, not very expensive, and reliability, that the water should come on time every day. Answer is 1. आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट्स है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रैक्टिस टेस्ट हैं, उनको जरूर चेकआउट कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार मेरे चैनल को पूरा चेकआउट कीजिए कि उसमें और क्या क्या चीजें आपके लिए यूजफुल है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ देयर इज स्टिल अ डाउट।